गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से फिजिक्स देखेंगे, भौतिकी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सभी कंप्लीट किया जा चुका है एनसीईआरटी सार संग्रह से, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक देखेंगे। तो कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है ये सेवरेज फ्रांस में है। लंबी दूरी मापने में समानता प्रयोग होता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। तेल की माप समानता की जाती है, तो ये बैरल में की जाती है। समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है, तो फैदम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.4 इंटू 10⁻12 मीटर किलोमीटर में होता है। अगर मीटर में रहा तो ये, और किलोमीटर में रहा तो ये 9.4 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक पारसेक कितने बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, और ये मीटर में देखा जाए तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। एक बैरल कितने का होता है? 159 लीटर का लगभग होता है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। शोर या ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। एसआई पद्धति किसका विस्तारित रूप है? तो ये एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। अब देख लीजिए मूल मात्रक देख लेते हैं। भौतिक राशियां और एसआई मात्रक और उसका संकेत दिया हुआ है। तो मूल राशियां 7 हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, एम उसका संकेत है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, केजी उसका संकेत है। समय का एसआई मात्रक आपका सेकेंड होता है, एस उसका संकेत है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है और इसका संकेत क्या है? ए है। ताप का केल्विन होता है, के इसका संकेत है। ज्योति तीव्रता इसका कैंडला होता है एसआई मात्रक, सीडी इसका संकेत है। पदार्थ की तीव्रता का देखें तो मोल होता है और इसका ये संकेत है। ठीक है, अब संपूरक मात्रक देख लेते हैं। समतल कोण का रेडियन होता है, इसका संकेत है ये। ठोसीय कोण का स्टेरेडियन होता है, एस आर इसका संकेतक होता है। अब नेक्स्ट आते हैं बार किस राशि का मात्रक है? तो ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। हर्ट्ज जो है किस राशि का मात्रक है? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? द्रव का मात्रक है पास्कल। ठीक है, द्रव दाब का मात्रक पास्कल होता है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में देख लीजिए 310 केल्विन होता है। ये मानव शरीर का समान तापमान होता है। डॉप्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ओम। विद्युत प्रतिरोध जो है ओम। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल, किलो जूल कैलोरी होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट कह लीजिए, वाट होता है शक्ति का मात्रक। इस एक जो अश्व शक्ति होता है उसमें 746 वाट होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा है। विद्युत प्रतिरोध ओम है। विद्युत आवेश कूलॉम है। विद्युत विभव जो होता है ये हो जाएगा वोल्ट है। विद्युत धारिता फैराडे है। नेक्स्ट देखते हैं भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है आपका रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है।
अब 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक देख लीजिए। 10 टू पावर 18 होता है तो इसको एक्सा कहा जाता है, ई इसका है। 10 टू पावर 15 होता है तो पेटा कहा जाता है, पी है इसका संकेत। 10 टू पावर 12 हो जाएगा तो ये टेरा हो जाएगा, टी है। 10 टू पावर 9 ये गीगा हो जाएगा, जी है इसका। 10 टू पावर 6 मेगा हो जाएगा, एम है। 10 टू पावर क्यू है तो ये के हो जाएगा, किलो है इसका, के हो जाएगा। 10 टू पावर 2 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर रहा तो हेक्टो, एच है इसका। 10 टू पावर 1 है तो डेका हो जाएगा, डी ए इसका है। 10 टू पावर -18 है तो ये एटो है, ए है इसका। 10 टू पावर -15 फेमटो, ये एफ है। 10 टू पावर -12 पिको है, पी है इसका। 10 टू पावर -9 नैनो है, एन है इसका। 10 टू पावर -6 माइक्रो हो गया, इसका हो गया म्यू। 10 टू पावर -3 मिली हो गया, एम है इसका। 10 टू पावर -2 सेंटी हो गया आपका, सी हो गया इसका। 10 टू पावर -1 जो है डेसी हो गया, डी है इसका संकेत। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे गति, मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं अदिश राशियाँ। तो जो द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, समय है, ऊर्जा है, दूरी है, शक्ति है, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां कौन है, तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बल, आघूर्ण, ये सभी आपका सदिश राशियां हैं। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, ये सदिश राशि हो गई। और अदिश जो हो जाएगा ये केवल परिणाम होता है। तो आपका जो अदिश राशि है इसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी के पिता कहते हैं न्यूटन को। न्यूटन के गति विषयक नियम किसने दिया, ये प्रिंसिपिया बुक में दिया गया है, ये न्यूटन का है। प्रथम न्यूटन नियम क्या होता है, तो ये प्रथम न्यूटन नियम देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना कर रहा हो, ठीक है, ना लगाया गया हो, ठीक है। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो प्रथम नियम से। अब न्यूटन का द्वितीय नियम देख लीजिए। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का जो मान होता है उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। तो ये द्वितीय नियम है। इसके बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma, हमें इससे प्राप्त होता है। न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा तृतीय नियम। तृतीय नियम, जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे हो गया बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की और एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। यहाँ पे F इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं, तो इसमें 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयाम और भार होता है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। अब देख लीजिए प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण देख लेते हैं। तो कैंची है, पिलास है, सड़सी है, हैंड पंप है, कील उखाड़ने की मशीन जो होती है, और साथ ही साइकिल ब्रेक है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक जो लाभ होता है ये होता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन आ जाएगा, सरौता है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, और एक पहिए की कूड़ा गाड़ी है। ये सभी किसके हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के देख लेते हैं उत्तोलक, चिमटा है, मनुष्य का हाथ है, ये सभी है। और इस उत्तोलक में यांत्रिक जो लाभ होता है एक से कम होता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है।
नेक्स्ट है 36 से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी, तो ये प्रक्षेप गति होगी, ठीक है। वस्तु की स्थिति परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। घड़ी की सुई की गति होती है आवर्त गति होती है। न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण देख लेते हैं। तो न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है, चलती मोटर को अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। और दूसरा भी देख लीजिए कि ठहरी मोटर के अचानक चलने पर यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाता है। ये दोनों ही न्यूटन के प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण देख लेते हैं। बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना और किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना है। तो ये न्यूटन के आपके तीसरे नियम के उदाहरण हैं। ग्रहों का तारों के ओर चारों ओर चक्कर लगाना या किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना संभव है, किस लिए, तो ये अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा संभव होता है। ये सभी जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा करने में संभव होता है। मथनी व दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है तो ये गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, बी यहाँ पे वेग है, ठीक है, वी जो है वेग है। अब किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है ये स्थितिज ऊर्जा होती है। पी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। अब देख लीजिए संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है, तो के इक्वल टू होता है p²/2m, जहाँ संवेग होता है p बराबर mv होता है। संवेग बराबर, संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है और इसका शक्ति इक्वल टू कार्य बाई समय हो जाएगा, W/T हो जाएगा। इसका मात्रक देखें तो जूल पर सेकेंड कह लीजिए या वाट कह लीजिए। 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट होता है और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ यंत्र। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पे निर्भर करता है, तो अपकेंद्रण बल पे, ठीक है। अपकेंद्र वॉशिंग मशीन जो कार्य है सिद्धांत इसका, ये अपकेंद्रण बल पे। हवाओं में ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है, क्योंकि बर्फ की में जो सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, तो बर्फ में जो घर्षण होता है सड़क की अपेक्षा कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट आते हैं गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। भू स्तर उपग्रह का पलायन वेग आवर्तकाल कितना है, तो ये 24 घंटे का होता है। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ये पलायन वेग होता है। अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाएं तो उसका भार बदल जाएगा, ठीक है, भार बदलेगा। जी का मान होता है 6.67 × 10
ठीक है। न्यूटन जी का मान फिर से देख लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, यहाँ -11 हो जाएगा, और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? ये आर्यभट्ट ने बताया था। जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। जी का मान जो है न्यूनतम सबसे कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा होगा 28 गुना होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का जो भार है घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है, नेपच्यून है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के कक्षीय वेग B0 इक्वल टू क्या होता है? √g होता है। और किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से जो पलायन वेग होता है V इक्वल टू √2g होता है। पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ठीक है। पलायन वेग जो होता है हमेशा कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पेंडुलम त्रिगति से चलती है, शीतकाल में ये त्रिगति से चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर ये है, इसीलिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। अब हम लोग दाब देखेंगे। किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहा जाता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर से स्क्वायर या पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का SI यूनिट बार होता है, और एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है। जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। ये सब किस नियम पर कार्य करते हैं? तो ये पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। द्रव दाब निर्भर करता है पात्र की आकृति पर जिसमें द्रव रखा है। बांध की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती है, क्यों? ताकि वह गहराई के साथ साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके, इसीलिए। लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाता है? तो यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, इसलिए व्यक्ति डूबने से बच जाता है। नेक्स्ट है प्लवन आर्कमिडीज का सिद्धांत देख लीजिए। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह जो कमी है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये आर्कमिडीज के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। किसी वस्तु का घनत्व, तो ये द्रव्यमान बटा आयतन होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व का मात्रक यह एक अनुपात है, इसका मात्रक नहीं होता है, तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्री जल का जो घनत्व है ये अधिक होता है, इसीलिए। जब बर्फ समुद्र में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर होता है? तो ये 1/10। तो एक भाग समुद्र का ऊपर एक भाग इसका ऊपर होता है, और 9 भाग जो होता है नीचे होता है।
दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर कह लीजिए या दुग्ध मापी यंत्र से मापा जाता है। किसी बर्तन में पानी भरा है, वह उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल जो है पात्र में पहले के समान ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो ये उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। प्लवन सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। अब नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या ससंजक बल कहा जाता है? और दो भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटता है। अल्टेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो ये केशिकत्व के कारण चढ़ता है। पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। ब्लॉटिंग पेपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये केशिकत्व के सिद्धांत पे। केश नली के द्रव के उतार चढ़ाव को केशिकत्व कहा जाता है। पेड़ पौधों की तनों, शाखाओं और पत्तियों में जल पहुंचता है, केशिकत्व के कारण जल पहुंचता है। नेक्स्ट अब देखते हैं पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते? क्योंकि पानी पर मच्छरों के जो लार्वा है तैरते रहते हैं और मिट्टी का तेल डालने से जल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऊपर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए। वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है। तेल जल की सतह पर फैल जाती है क्योंकि तेल का जो तल है जो तेल का तल तनाव है पानी से कम होता है सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनके अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहा जाता है। श्यानता गुण है किसका? तो ये केवल द्रव और गैस का गुण है। द्रव में श्यानता होती है तो अणुओं में लगने वाले संसर्जन बल के कारण होती है। गैसों में श्यानता एक परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, गैसों में श्यानता। नेक्स्ट अब देखते हैं एक आदर्श तल की श्यानता होती है, शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता जो है बढ़ जाती है। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम गति को क्या कहा जाता है? क्रांतिक वेग कहा जाता है। अत्यधिक शीत में मशीनों के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है स्नेहक की श्यानता जो है बढ़ जाती है, इसीलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सरल आवर्त गति। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहा जाता है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु के एक सेकंड में कंपन को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है T = 2π√L/g होता है। L क्या है? तो ये लंबाई है और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा? घड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि भारहीनता के कारण यहाँ G बराबर 0, अतः घड़ी का जो आवर्त काल है वो अनंत हो जाएगा, इसलिए वो बंद हो जाएगी। डोरी की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्त काल बढ़ जाता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्त काल क्या हो जाएगा? तो ये घट जाएगा। आवर्त काल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, इसीलिए वो सुस्त हो जाती है। अब तरंग देखेंगे। वे तरंगे जो किसी पदार्थ माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस है से संचारित होती है, इसे कहते हैं यांत्रिक तरंगे।
वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या निर्वात में भी ये संचारित करती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंगे है या यांत्रिक तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण देख लीजिए, तो ये उदासीन होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं, इसके पास ऊर्जा व संवेग होता है। आयाम क्या होता है? तो दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति के किसी भी और जितनी अधिक दूरी तय करती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहा जाता है। तरंगों में तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो तरंग चाल जो होता है, यहाँ देखिए मिस हो गया था, फिर से देख लीजिए। तरंगों में तरंग की जो चाल होती है, तरंग दैर्ध्य होता है और आवृत्ति, इनके बीच संबंध होता है। तो तरंग चाल इक्वल टू क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। v बराबर एन लैम्डा होता है। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, परासर्व तरंगे, ये सभी क्या हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेले ने किया है गामा की। गामा किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है इसका उपयोग। एक्स किरणों की खोज विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा किया गया है। एक्स किरणों का उपयोग होता है चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्रों में, इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा टेलीविजन उपयोग तरंगे हैं, तो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। रेडियो और टेलीविजन में जो यूज किया जाता है ये दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। दृश्य किरणों की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। और रक्त किरणों की खोज हर्शेल ने किया था। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? तो ये अपसृय तरंगे निकलती हैं। रडार पर शत्रु के वायुयानों का पता लगाने में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं एक्सरे। ठीक है, सीटी स्कैन के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है, मशीन में तरंग का कौन सा प्रयोग किया जाता है? कौन सा? चुंबकीय तरंग का प्रयोग करते हैं एमआरआई में। अब देखते हैं ध्वनि तरंगे व ध्वनि की चाल। तो ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्ध्य व यांत्रिक तरंग होती है। अपस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। स्रव तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। परास्रव तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। परास्रव तरंगों को कौन सुन सकते हैं? तो एक कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सभी सुन सकते हैं। परातरंगों का परासर्व जो तरंगे हैं इसका उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में और गठिया रोग के उपचार में, ट्यूमर का पता लगा, इन सभी में होता है। ध्वनि की चाल निर्भर करती है, ये माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल का जो क्रम है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ये 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहे में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में और गैस में। नेक्स्ट है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, वो आवृत्ति नहीं बदलती है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट देखते हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है
चाल व तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये 17 मीटर होता है। 16.6 कुछ होता है, तो 17 मीटर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, तो ये अपवर्तन के कारण सुनाई देती है। चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरों की बात को नहीं सुन सकते, क्यों है ऐसा? तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण ध्वनि का संचरण नहीं होगा और तो लोग एक दूसरे की बात भी नहीं सुन पाएंगे। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है 30 से 60 डेसिबल। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। स्टेटोस्कोप क्या कार्य करता है? ध्वनि परावर्तन सिद्धांत पर यह कार्य करता है। उड़ते वायुयान की गति ज्ञात की जाती है, डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात की जाती है। महिलाओं व बच्चों की आवाज़ पुरुषों से महीन व पतली क्यों होती है? क्योंकि इनके गले में निकली ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, इसीलिए। वह तीव्रता की ध्वनि जो ध्वनि प्रदूषण कही जाती है, तो ये 80 डेसिबल या इससे अधिक की जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि प्रदूषण कही जाती है। पुल पर सैनिकों को ताल मिलाकर चलने से पुल टूटने का खतरा रहता है, क्यों? क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के टूटने का खतरा होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम तक होता है। अब देखेंगे ऊष्मा, हीट। ऊष्मा क्या है? ये एक ऊर्जा है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का अन्य मात्रक देख लीजिए, कैलोरी है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, BTU है। ताप किसे कहते हैं? तो वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, तो ताप कहलाता है। ताप का मापन किस पैमाने पे करते हैं? तो सेल्सियस पैमाना है, फ़ारेनहाइट पैमाना है और केल्विन पैमाना है। ठीक है, तो सेल्सियस में आपका हो जाएगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 32 से 212 डिग्री से फ़ारेनहाइट है और केल्विन पैमाना में 273 से 373 केल्विन होगा। ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो तापमापी है। तापमापी के संबंध में तो इनके बीच संबंध होता है, ये देख लीजिए, ये पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्ट। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5, ये इनके बीच संबंध होता है फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में। अब नेक्स्ट देखते हैं, परम शून्य ताप क्या होता है? तो किसी वस्तु का न्यूनतम ताप को उसका परम शून्य ताप कहा जाता है। सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये 0 केल्विन में होता है। पारा किस ताप पर जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे। अतः इससे नीचे ताप ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये फ़ारेनहाइट ने किया था। पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है, तो ये दूर स्थित वस्तु का ताप मापा जाता है, जैसे सूर्य, तारों का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने या घटाने में जो ऊष्मा देनी व लेनी पड़ती है, उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा व्यक्त किया जाता है कैलोरी में। किसकी ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो ये जल की होती है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन होता है। ठोस को गर्म करने पर उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, सभी दिशाओं में होता है। द्रव को गर्म करते हैं तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? तो आयतन में केवल प्रसार अधिक होता है, जिसके कारण घनत्व जो है घट जाता है। जल का असामान्य प्रसार, प्रायः सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जो जल है ये 0 डिग्री सेल्सियस से
4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पे आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर यह आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। अतः जल का जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होगा तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं ये है चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ये ऊष्मा संचलन की है। तो चालन में ऊष्मा संचरण होता है तो इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। संवहन विधि क्या होता है तो इसमें ऊष्मा का जो संचरण है पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है तो ये संवहन विधि के द्वारा होता है। गैस और द्रव में संवहन विधि के द्वारा होता है। विकिरण विधि, इसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट ताप किस बिंदु पर समान होते हैं तो ये -40 डिग्री पर, ठीक है, -40 डिग्री। भाप से हाथ अधिक जलता है और अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगर आप फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पूरा लूसेंट कंप्लीट किया गया है, परीक्षा वाणी से पूरा साइंस कंप्लीट किया गया है, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस है। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन क्या होगा, घटेगा। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। पसीने का मुख्य उपयोग, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो कमरा क्या होगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है तो ये किस लिए होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रवावस्था में होती है तो ये पारा है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग जो है परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। परावर्तन, अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन से युक्त कौन सी प्राकृतिक घटना है तो ये आकाश में इंद्रधनुष का बनना। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, या इसको कह लीजिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग प्रकाश देखेंगे, लाइट। प्रकाश क्या है और यह कैसे संचरित होता है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच ये होता है। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगा समय होता है 1.28 सेकेंड होता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती है तो ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो वो वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होगी ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देता है तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो ये हो जाएगा बैगनी रंग का। अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि ये
प्रकिरणन के कारण ही होता है, स्कैटरिंग, ठीक है, के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देना कारण है, तो ये अपवर्तन का कारण है, ठीक है, अपवर्तन का कारण है। जल के तल पे पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना क्या है? ये प्रकाश का अपवर्तन है। मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकना, प्रकाश तंतु का कार्य करना, ये सभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। सुबह शाम सूर्य का लाल दिखना कारण है प्रकीर्णन का। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना व्यतिकरण व्यतिकरण कहलाता है। पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दर्पण के एक सतह पर कलई होती है, सिल्वर नाइट्रेट की कलई होती है। समतल दर्पण की तरफ यदि कोई वेग से चलता है तो दर्पण से प्रतिबिंब 2b वेग से चलेगी। यदि दो समय देखिए फिर से देख लीजिए, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री पर झुके हों तो वो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 360 बाई थीटा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। गोलीय दर्पण क्या होता है? दो प्रकार के अवतल दर्पण, और ये दो प्रकार का होता है गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर यूज करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण गाड़ियों के जो पार्श्व दर्पण होता है उसमें सोडियम परावर्तक के रूप में, और गलियों के स्ट्रीट लाइट का परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति ये कार्य करता है। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी कैमरा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका तथा निकट दृष्टि वाले व्यक्ति में किया जाता है। प्राथमिक रंग अब देख लेते हैं। प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, हरा और नीला। द्वितीय रंग ये पीला होता है, मैजेंटा, और पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करे तो इसे पूरक रंग कहा जाता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत को किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने दिया है, और प्रकाश के विद्युत सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन ने किया है। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को यंग ने दिया है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया है? तो ये प्लांक के द्वारा दिया गया है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त गैस है, नियोन है। किसी वस्तु के 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने के तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग में। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का क्या कारण है? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य है अधिक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये फिल्म से। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर बनता है तो ये रेटिना पर बनता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनता है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। दूर दृष्टि का दोष जो होता है उसका निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति होने पर प्रतिबिंब बनता है तो ये रेटिना के पीछे बनता है। सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये प्रकाश प्रकीर्णन अध्ययन के लिए मिला था। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर वैद्युत या विद्युत धारा चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। अचालक देख लेते हैं, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी है, रबड़ है, कागज है, ये सभी। विद्युत से ऊर्जा परिवर्तित होती है तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। लेक्वांसेज का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में, टेलीफोन में। लेक्वांसेज जो सेल होता है ये कार्बन की छड़
एनोड के रूप में कार्य करता है और जस्ते की छड़ इसमें कैथोड के रूप में कार्य करता है। अमोनियम क्लोराइड लिक्विड के रूप में काम करती है इसमें। लांसेस सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम का नियम होता है V बराबर RI, जहाँ V क्या है, वोल्ट है, R एक नियतांक है और I जो है यहाँ पे करंट है, धारा है। प्रतिरोधों का संयोजन होता है दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम का आयोजन होता है संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर। R = R1 + R2 + R3 ... Rn। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम का है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रतिरोधों में समानांतर क्रम संयोजन जो होता है, ये संयोजी प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे होता है इसमें। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट, तो इसका हो जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटा 1000 है। वाट इंटू घंटा बाय 1000 भी हो जाएगा। वोल्ट इंटू एम्पियर वाट हो जाता है। अमीटर यंत्र काम करता है विद्युत धारा मापने में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जलते बल्ब के तंतु या फिलामेंट का जो ताप होता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का ही प्रयोग होता है। उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और उच्च प्रतिरोध के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस से भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, जैसे आर्गन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, ये सभी भरी जाती हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? 220 वोल्ट की। बल्ब में निष्क्रिय गैसें ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है, इसीलिए। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है कम होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करना। AC को DC में बदलता है रेक्टिफायर। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु सिलिकॉन है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम से। विद्युत धारिता मात्रक है फैराडे का मात्रक है। फ्यूज का तार जो बना होता है शीशे और टीन की ये मिश्र धातु बना होता है। किससे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है? तो ये गैल्वेनोमीटर से। खोखले चालक का आवेश होता है 0। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का उपयोग करते हैं आँखों के शल्य क्रिया में और नाभिकीय संलयन में, होलोग्राफी तकनीक में। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। घरेलू परिपथों में तारों का संयोजन होता है समानांतर क्रम में होता है। चुंबकत्व क्या है? तो प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड होता है Fe3O4। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तो ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट शब्द है चुंबक को क्षैतिज लटकाने में वह ठहरती है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला कह लीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, इस्पात है, ये सभी हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन कौन है? तो यह है जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, जल, सोना, हीरा, नमक, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है इस्पात। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? 1 गॉस होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनाती है। यदि किसी चुंबक का
तीसरा ध्रुव हो तो वह क्या कहलाएगा? अतिरिक्त ध्रुव। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः लोहा का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसे बनाने में किया जाता है? तो जनित्र को। एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 900। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता राशि है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है सदिश राशि है। अब परमाणु भौतिकी देखेंगे। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु उदासीन होता है। अब देख लीजिए, परमाणु के मूल कणों की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है। कैथोड किरणें पैदा करती हैं, तो ये केवल गैस का प्रयोग करके इसको पैदा किया जा। कैथोड किरणों को केवल गैसों के प्रयोग से भी पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणें ऋणात्मक व अदृश्य होती हैं। कैथोड किरणों का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अब नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता एवं नाभिकीय विखंडन। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरणों की, सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने किया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E = mc²। m क्या है? द्रव्यमान है, और c क्या है? प्रकाश का वेग है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था सर्वप्रथम। नाभिकीय विखंडन किसने दिया? तो ये स्ट्रॉसमैन व हॉर्न ने दिया था। रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन की छड़ प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा कण। अल्फा बीटा गामा कणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं, इनको देख लेते हैं। अक्यूमुलेटर, इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और इस विद्युत की आवश्यकता पड़ने पर काम लिया जाता है। एरोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। अल्टीमीटर, इसका उपयोग जो होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए होता है। आमीटर हो गया, इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर। अनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। ऑडियोमीटर, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑडियोफोन। इसका यूज जो होता है लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगा के करते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को मापने में करते हैं। बैरोग्राफ, इसका उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैरोमीटर, यह उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। बाइनोक्यूलर, यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम आता है। कैलिपर्स, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। कैलोरीमीटर, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। कार्बोरेटर जो है, इस उपकरण का उपयोग अंत दहन पेट्रोल इंजन में होता है और इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कार्डियोग्राफ क्या है? इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसके कार्डियोग्राफ भी इसे कहा जाता है। क्रोनोमीटर, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता लगाया जाता है। सिनेमेटोग्राफ, इस उपकरण का छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दों पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। कंपारा बॉक्स, इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। कंप्यूटर तो जानते ही आप, यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं
एवं गणनाओं को हल करने में होता है। साइक्लोट्रॉन, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है आदि को त्वरित किया जाता है। डेंसिटी मीटर, इसका उपयोग घनत्व ज्ञात करने में होता है। डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग होता है। नमन मापी, यह नमन कोण मापने के काम आता है। ठीक है, किसी स्थान का नमन कोण मापना हो तो। डायनेमोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है। एपेडास्कोप जो होता है इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। फैदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। गाइडर मूलर काउंटर जो है, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। ग्रेवोमीटर, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप जो है, इस यंत्र में घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं गायरोस्कोप में। हाइड्रोमीटर, इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। हाइड्रोफोन, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के काम आता है। किलोस्कोप, टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जा सकता है। कैलिडोस्कोप, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें जो है सुरक्षित रहती है। मेगाफोन, यह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है। जिन वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जाता उन्हें इस उपकरण से देखते हैं। माइक्रोटोम, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है जिसका सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी मापने के काम आता है। ओडोमीटर। ओसिलोग्राफ जो है, विद्युत तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। पोटेंशियोमीटर जो है, ये विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर और आममीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। फोनोग्राफ जो है, ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण को फोनोग्राफ कहा जाता है। फोटामीटर, यह दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में आता है। फोटो टेलीग्राफ, यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आने वाला उपकरण है। रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन के लिए और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। रेन गेज जो है, वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर, इस यंत्र का प्रयोग आपका विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रिफ्रैक्टोमीटर, यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सिस्मोग्राफ, यह भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। और सेफ्टी लैम्प, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। ठीक है, सेफ्टी लैम्प से। सेक्सटेंट, यह किसी ऊंचाई को नापने में आने वाला उपकरण है। स्ट्रोस्कोप है, आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। स्पीडोमीटर, यह गति को
प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। सबमरीन क्या है? सबमरीन होता है यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का भी ज्ञान होता है। स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। विस्कोमीटर यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। टेलीफोटोग्राफी इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीस्कोप क्या है? इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्टार यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। अब थर्मोस्टेट देख लीजिए। इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। थियोलाइट यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आता है। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। होवरक्राफ्ट एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है और साधारण भूमि, दलदली भूमि, बर्फीले मैदान, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता है। टैकोमीटर यह वायुयान और मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र है। अब देख लीजिए भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा। रेडियम मैडम क्यूरी के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है माइकल फैराडे के द्वारा। एक्स किरणें विलियम रॉन्टजन के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन। फोटोग्राफी धातु में तो ये जे निप्से के द्वारा खोजा गया था। फोटोग्राफी अगर फिल्म की बात होती है तो जॉन कार्बट के द्वारा। विद्युत प्रतिरोध के नियम जी एस ओम के द्वारा। तापयनिक उत्सर्जन एडिसन के द्वारा। डायोड बल्ब ये डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट के द्वारा। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे के द्वारा। डायनामाइट ये एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु बम ऑटो हॉर्न के द्वारा। परमाणु संरचना नील बोहर व रदरफोर्ड के द्वारा। रेडियो एक्टिविटा हेनरी बेकुरल के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा। विद्युत आकर्षण के नियम कूलॉम्ब के द्वारा। फोटोग्राफी कागज में होगा तो डब्ल्यू फॉक्स टॉलबेट के द्वारा। आवर्त सारणी मैडलिफ के द्वारा। तैरने के नियम आर्किमिडीज के द्वारा। डायोड बल्ब जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था। बेतार का तार मार्कोनी के द्वारा किया जाता है। अब देखेंगे मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर होता है 0.3 मीटर और 1 गज बराबर 0.91 मीटर होता है। 1 मील बराबर 1.60 किलोमीटर होता है। 1 फैदल बराबर 1.8 मीटर होता है। 1 चेन बराबर 2511 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील के बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 1 भौमिक मील 1.609 किलोमीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। वर्ग इंच 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। वर्ग फुट कितना होता है 0.09 वर्ग मीटर। वर्ग गज 0.83 वर्ग मीटर। 1 एकड़ 10 स्क्वायर वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर 10 पे पावर 4 वर्ग मीटर होता है। वर्ग मील 2.58 वर्ग किलोमीटर होता है। घन इंच जो है 16.38 सेंटीमीटर होता है। घन फुट जो है 0.028 घन मीटर होता है। घन यार्ड 0.76 घन मीटर। 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर। 1 पिन 0.56 लीटर। 1 ग्रेन बराबर 64.8 मिलीग्राम होता है। 1 डाइन बराबर देख लीजिए 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। 1 डाइन बराबर 1 ग्रेन अभी बाकी था तो 64.8 मिलीग्राम ही तो हो गया। 1 ड्रम 1.77 ग्राम। 1 औंस 28.35 ग्राम
और 1 पाउंड जो होता है 453 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है। अर्ग जो है 10⁻⁻7 जूल होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट होती है और एक नॉटिकल माइल जो मील है 6080 फीट होती है। एक फैदम में 6 फीट होता है। एक मील में 8 फरलांग होते हैं। एक मील में 5280 फीट होता है। एक फुट में 12 इंच होता है। एक गज में 3 फीट होता है। ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर दोनों बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री सेंटीग्रेड 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अब देख लेते हैं माप तौल के विभिन्न मात्रक। तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का न्यूटन, एन इसका प्रतीक है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, मीटर स्क्वायर है। आयतन का घन मीटर, मीटर क्यूब। चाल का मीटर प्रति सेकंड मात्रक है ये और मीटर पर सेकंड ही है। कोणीय वेग, ये देखिए ये प्रतीक है, इसका सिंबल है। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, HZ से लिखते हैं इसको। जड़त्व आघूर्ण को किलोग्राम वर्ग मीटर होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर है। संवेग क्या है, किलोमीटर। देखो फिर से देख लीजिए संवेग का, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड। NS से लिखते हैं। कोणीय वेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड। दाब का पास्कल होता है, PA से इसको इंडिकेट करते हैं। शक्ति का वाट होता है, W से इंडिकेट करते हैं। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर होता है। श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। उष्मा चालकता वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। विशिष्ट उष्मा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, इस तरह लिखते हैं। विद्युत आवेश का कूलॉम्ब होता है, C है इसका। विभवांतर का वोल्ट होता है, V है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, इस तरह इंडिकेट करते हैं। विद्युत धारिता का फैराडे होता है, F लिखते हैं। प्रेरक का हेनरी होता है, H लिखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, WB से। प्रदीप्ति घनत्व लक्स होता है, LX से। और तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम होता है, इस तरह इसका सिंबल है। ठीक है, तो देखिए इस तरह आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया NCERT से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।